अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाजरीन, इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बड़े सवालिया निशान हैं, और स्पेशली सिंध की अगर मैं आज बात करूं, सिंध में चाहे वो शहरी इलाके हों या फिर अंदरूनी सिंध, बिलखुसूस अगर कच्चे के इलाके की बात करें तो वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि न सिर्फ शहर बल्कि कच्चे में भी डाकुओं का राज है। और एक जो अमन अमान का एक बहरान सा नज़र आ रहा है। लॉ इन्फोर्समेंट जो है कहीं पर नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हर गुजरते दिन और हर न्यूज़ चैनल की हेडलाइंस जो हैं वो इसी हवाले से हैं। इस सिलसिले में जो सिंध गवर्नमेंट है मौजूदा और उसके वज़ीर आला सिंध जो हैं, उनका कहना है कि जनाब सूरत हाल बेहतर थी, लेकिन जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसकी कुछ पॉलिसीज़ स्पेशली पुलिस के महकमे में जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग्स के हवाले से ऐसी कुछ पॉलिसीज़ थी जिसका खमियाजा जो है उनको भुगतना पड़ रहा है, और जो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर गिरफ्त था इंतज़ामिया का वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ मामला है। और जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसने चूंकि उनको बहुत ही कम वक्त मिला, लेकिन आइडेंटिफाई ज़रूर किया होगा उन एरियाज़ को कि जहां पर बेहतरी की गुंजाइश या जहां पर फोकस किया जाना चाहिए। इसके ऊपर मैं बात करूंगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज, रिटायर्ड, जो कि साबिक वज़ीर दाखिला सिंध रहे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपकी क्या एक अप्रोच रही, आपकी क्या फाइंडिंग्स रही कराची बिलखुसूस और पूरे सिंध को लेकर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है इस पे? देखिए इमरान, जब तो देवर लॉट ऑफ चैलेंजेस, और ख़ास तौर पे कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की बहुत ज़्यादा तादाद हो गई थी। ड्रग्स माफिया बहुत स्ट्रॉन्ग था, स्कूल कॉलेज में ड्रग्स थे, वो था। उसके बाद इलीगल इमिग्रेंट्स थे, फिर स्मगलिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। अगर आपको याद हो, बहुत डीजल पेट्रोल की और फिर गुड्स की चीज़ें पाकिस्तान से पाकिस्तान में आती थी। और नेक्स्ट जो था इम्पोर्टेंट चीज दैट वाज कि कच्चे में डिकॉइट ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई थी, और वो हमें ठीक करने की बहुत ज़रूरत थी। हमने आने के बाद बहुत प्लान करके पहले तो ये किया कि पोस्टिंग बिल्कुल की, लेकिन वो पोस्टिंग हमारी आईजी इंस्पेक्टर पुलिस रिफत मुख्तार थे, उन्होंने की। मैंने एक एसएचओ एसपी डीएसपी या एसएसपी पोस्टिंग के आई वांटेड ऑलवेज कि ये डोमेन है इंस्पेक्टर जनरल पुलिस का, ही नो द फोर्स एंड ही शुड डू इट। बट मेरिट पे जितने एसएचओ लगाए गए उनको पहले टेस्ट हुए थे, उनके इंटरव्यू किए गए, सिक्योरिटी क्लियर हुए, फिर ये सब की पोस्टिंग की जाए और बहुत सोच समझ कर की जाए, और उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट भी दिया। जहाँ तक कि हमने एक और काम किए कि स्ट्रीट क्राइम में जो हमने कंट्रोल करना था वो मैं बाद में आता हूँ। हमने ड्रग्स की तमाम फैक्ट्री जहाँ गुटखा, मावा, आइस, क्रिस्टल बनते थे, सारी सिंध में हमने फैक्ट्रियाँ सील कर दी, बंद कर दी। फिर जो स्मगलिंग होती थी डीजल की, पेट्रोल की और स्मगल गुड्स की, हमने बॉर्डर बलोचिस्तान से सील कर दिया। लाखों की तादाद में हमने डीजल पेट्रोल पकड़ा, और उसके साथ अरबों की रुपीज़ में हमने ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़ा और ये चीज़ें आती थी ये बंद कर दी। स्ट्रीट क्राइम के लिए हमने क्योंकि नई पोस्टिंग की थी, इनको बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन दी गई थी, और फिर हमने ख़ास तौर पे ये रखा कि प्रॉब्लम ये थी कि जो भी पकड़े जाते थे उनकी इन्वेस्टिगेशन बड़ी कमज़ोर होती थी, और उसके प्रोसिक्यूशन वीक थी, जिसकी वजह से मुजरिम जो थे वो या तो बरी हो जाते थे या उनको बहुत कम सजा, हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीने की सजा मिल चले गए, और वो फिर दोबारा आ जाते थे क्योंकि इनकरेज होते थे। हमने इन्वेस्टिगेशन में ये किया कि हमने कॉलम नया एक और डाल दिया कि ये जो मुजरिम है ये पहले कितनी दफ़ा सजा याफ्ता है, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, उसकी सजा की नौयत डाल दी, ताकि जब जज के पास जाए तो वो वहाँ देख ले कि आदमी मुझे इसको सख्त से सख्त सजा दे। सेकंड, जब चला तो इन्वेस्टिगेशन अपनी कंप्लीट करता था आईओ, फिर वो प्रोसिक्यूशन हमारे प्रोसिक्यूटर बड़ा उसको वेट करते थे कि इसमें कमी तो नहीं रह गई। इस तरीके से हमने सिस्टम ठीक किया था जिससे, और अब उसके साथ इमरान हमने कोई 1,125 के करीब डिकॉयर्स का एनकाउंटर्स में स्नैचिंग के दौरान में मारा था। 150 हमने जख्मी किए थे, हज़ारों की तादाद में हमने उनके केसेस चलान किए थे, तो दैट वाज, और हमने काफ़ी कंट्रोल कर लिया था। मैं अगर ग्राफ दिखाऊं तो 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, तो उसके बाद क्राइम बहुत रेट हमारा अगस्त से लेके फरवरी तक स्टे था, उसमें ये काफ़ी डाउन हो गया था। हर एक अपना नुकता नज़र। अगर सिंध गवर्नमेंट कहती है निगरान दौर में ऐसे हो गया, फिर मैं उनकी ब्लेम, काउंटर ब्लेम में नहीं जाता,
लेकिन आपकी 10 नहीं साल सर, पहले लेकिन 15 साल बजाय इसके कि औजार होना चाहिए जो कि जो बहुत सारी चीज़ें आप जो है वो स्ट्रीम लाइन के ऊपर रखे गए और फिर बड़ी वॉर फुटिंग्स के ऊपर आपने एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको डील किया, तो सिंध गवर्नमेंट को तो शुक्रगुजार होना चाहिए था, बट दे आर कंप्लेनिंग कि जनाब आपकी जो पॉलिसीज थी केयर टेकर गवर्नमेंट की ये उसकी वजह से। तो हम ज़रा थोड़ा सा ये जानना चाह रहे हैं कि जनाब ये ट्रांसफ़र और पोस्टिंग एज यू सेड कि जनाब सब मेरिट बेस के ऊपर हुआ था, विद ड्यू प्रोसीजर हुआ था, उसको फॉलो किया गया था, और फिर ये आपकी तरफ से नहीं था, आईजी जो है उनकी तरफ से अप्रूवल के साथ हुआ था। तो अब कौन सी ऐसी चीजें आप समझ रहे हैं कि इस गवर्नमेंट में फिर अनवाइंड हो रही हैं, अंडू हो रही हैं उन प्रोसीजर्स को लेकर? देखिए उसमें अभी भी जितने डीआईजी हैं मेरे ख्याल में एक डीआईजी मैक्सिमम चेंज हुआ है, बाकी सब वही डीआईजी है। एसपी काफ़ी तादाद में वही है। प्रॉब्लम 2-3 और है। देखिए इशू ये है जो हमें ठीक करने की ज़रूरत है। नंबर 1 ये है कि आपके एसएचओ, अगर आप पुलिस स्टेशन में जाएं उनके बोर्ड पे देखें, 1 महीना 2 महीने 3 महीने, आप डीएसपी को देखें इसी तरह, एसएसपी को देखें वो भी इसी तरह। नो दिस वी नीड टू चेंज। हमारे फौज में क्यों डिसिप्लिन है, क्यों प्रोफेशनलिज्म है? क्योंकि हमारी पोस्टिंग्स को कोई सीनियर ऑफिसर, इवन कोर कमांडर भी डील नहीं करता। इट इज मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच है। ऑफिसर के कैरियर प्रोफाइल के हिसाब से लोगों की पोस्टिंग होती है, वो 2-2 साल जाती है और उसको कोई चेंज नहीं करता। यहाँ पर ये कि 1 महीना एसएचओ आता है, चेंज हो गया। हर एक चाहता है, एमपीए एमएनए चाहता है मेरे इलाके में मेरा एसएचओ, मेरा डीएसपी हो, एमएनए चाहता है मेरे इलाके में मेरा एसएसपी हो। तो जब ऐसी चीज़ें होंगी और वो फिर अगर मेरिट पे नहीं होंगे तो व्हाट विल हैपन? आप खुद ही मार्जिन लगा रहे हैं। एसएचओ को 3 से 4 महीने लगते हैं अपने एरिया को समझने के लिए, उसके बाद वो डिलीवर कर सकते हैं। अगर आप फॉरेन पोस्टिंग कर देंगे तो व्हाट विल हैपन? दिस इज द मेन इशू। पोलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, दैट इज द मैटर। ये बड़ा स्ट्रिक्ट चीफ मिनिस्टर और सिंध को और आईजी को बैठ के दिशा और निगरान जो भी वज़ीर दाखिला हैं उनको कि जी इसमें इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, नॉट एट ऑल। लेट द आईजी पुलिस हैंडल इट, ही शुड बी आंसरेबल टू होम मिनिस्टर और टू द चीफ मिनिस्टर। बाकी आईजी शुड हैंडल हिज फोर्स। जहाँ इसी तरह डीजी रेंजर इज एन एक्सीलेंट प्रोफेशनल ऑफिसर। इतना हमने वहाँ पर किया था कच्चे में, आप देखें कहाँ कच्चे का मैं आपको बताऊँ। हाँ, मैं उसी तरफ आ रहा था क्योंकि काउंटर पे आपकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट जो है वो बड़ा मशहूर हुआ कि कच्चे के इलाके को अगर आपने वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है तो सबसे पहले वहां की कार्रवाई की जाए और फिर दूसरे पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं उन डाकुओं के, एमएनएस एमपीएस से और जो हुकूमत में भी इस वक्त मौजूद हैं। जरा इसके ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशन बताइएगा सर। देखिए ये एक, मैं जब गया था कच्चे में, मैंने जाके हमने एक तो जितने अब्डक्टेड थे ना सब हमने जो है ना वो रिहा करा। देखो हिंदू बड़े थे जिसमें सागर बड़े, मुझे नाम है कुछ याद, तो अभी भी याद है, और उनको मैंने कानकोट में जाके, शिकारपुर में जाके उनको किया, देवर सो, और किसी को हमने एक रैंसम का पैसा नहीं दिया। नंबर 2 मैंने कच्चे में यही बात की थी कि देखें बात ये कि वहाँ के सारे सरदार हैं, उनके एरिया में उनकी कौम के डेकॉइट्स हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय देम। मैंने ये कहा था कि अगर वहाँ किसी सरदार के एरिया में ये अब्डक्शन होती है, ये रैंसम होता है, तो वहाँ के सरदार को अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। अभी भी क्योंकि नॉट ऑल, बहुत अच्छे हमारे एमएनए एमपीए हैं, देयर नो डाउट, सर्टन अभी भी उस एरिया के हैं जो एमएनए एमपीए हैं, सो दे हैव टू बी टोल्ड, बल्कि उनको सबको सरदारों को बुला लिया जाए और यहाँ होम मिनिस्टर आईजी बैठ के उनसे कॉन्फ्रेंस करें, उनसे बताएं कि दिस इज व्हाट वी वांट एंड वी विल नॉट टॉलरेट एनीथिंग हैपनिंग। इतना ज़्यादा इशू भी एक और इकोनॉमिकल फैक्टर है कि अरबों की वहाँ पर क्रॉप्स हैं जो फॉरेस्ट एरिया में है, गंदम, चावल और डिफरेंट क्रॉप, ये सब के ऊपर झगड़ा होता है। दैट इज द मेन फैक्टर। और ये अगर हम चाहें तो हम इनको सब ब्लॉक कर सकते हैं। अगर जब निकलेगी गाड़ी वो बंद पर आएगी, वहाँ से क्रॉस करेगी तो स्टॉप कर लें। सो डूएबल थिंग्स है। हमारे दौरान में तो टोटल बरसात हुई, पानी पानी था, अब सब खुश्क हो गया। सही, नाउ दिस कैन बी। और फिर हमने नेशनल वे का ब्लॉक क्यों नहीं दी? ऐसे में सर क्योंकि ये भी कहा जा रहा है फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कि जनाब मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो भी किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। आप इसे सपोर्ट करेंगे इस बात को? इमरान, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ गोइंग मिलिट्री। ये इट इज डूएबल बाय रेंजर, बहुत कॉम्पिटेंट है, पुलिस बहुत कॉम्पिटेंट है। हमने अभी बहुत, मैं बताना नहीं चाह रहा, बहुत अच्छे वेपन हमने अभी परचेजिंग के लिए ऑर्डर कर दिए हैं और वो मच बेटर सोफिस्टिकेटेड देन व्हाट द डेकॉइट्स हैव। वो अगर मिल जाते हैं, उसको हुकूमत को ये एक्सपीडाइट कर ले, मेरे ख्याल में 2-3 हफ्ते महीने में आ भी जाएंगे। दे आर वेरी सेफ एंड दे कैन प्ले हेल विद दिस डॉक्टर।
ये डेकोइट्स के साथ। नंबर 2, मिलिट्री को हमने इन्वॉल्व नहीं करना। मिलिट्री के बाद देयर इज नथिंग लेफ्ट। यू हैव द पुलिस, यू हैव द रेंजर्स, यू हैव ऑल द रिसोर्सेज। पुलिस को रिसोर्सेज दें और वहाँ पर कच्चे के जो बंकर जो पोस्टें हैं वो आर एट द मर्सी ऑफ डेकोइट्स। इसलिए मैं खुद गया हूँ वहाँ पर, तो डिकॉइट जब चाहे जिसको चाहे उठा के ले जाए पुलिस वाले को। ना बंकर्स बने हुए हैं, वो बेचारा मोटरसाइकिल पे जाता है, पुलिस वाला गांव से हाथी लेके आता है, ही इज अगेन एक्सपोज। वहाँ के लोग हैं, इसलिए ये बैठ के बहुत अच्छा काम करने की जरूरत है। ये पुलिस हमारी बहुत कॉम्पिटेंट है और आईजी पुलिस, आई नो ही इज अ वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन, बट द ओनली थिंग इज पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, मेंटल रिजॉल्व होना चाहिए और बैठ के आपस में फैसला करें हमने कैसे लेके चलना है। ठीक, अच्छा सर, एक लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से ये भी कहा जाता है कि जनाब कम्युनिटी पुलिसिंग जो है इसके ऊपर फोकस होना चाहिए, मुकामी अफराद के हवाले से बात की जाती है, पुलिसिंग के निज़ाम में बात की जाती है, तो इसमें इसको आपने यकीनन इस सोच को भी देखा होगा, थोड़ा सा इसके ऊपर भी मैं जानना चाहूँगा कितना ज़रूरी है। पुलिसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप डीएचए में जाए कोरंगी के पास, इतना अच्छा उन्होंने खुद कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, खुद मॉनिटर करते हैं और उनकी कनेक्शंस हैं साथ आपका ये सीसीपी के साथ भी, एडिशनल के पुलिस ऑफिसर के साथ और थानों के साथ इमीडिएटली उनको पता मॉनिटरिंग हो रही है ड्यूटी को, कौन सी गाड़ी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। लाइक वाइज हम बाकी जगहों पर भी है जो खुद कम्युनिटी के लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब इसके साथ अगर और भी जगहों में, जिस तरह ये क्लिफ्टन का एरिया है, इसमें एक सिस्टम होना चाहिए, जो मेन एरिया थे वहाँ पर ये अपने बनाए, कंट्रोल रूम बनाए और उसको डॉवटेल कर दें सीपीओ के साथ। नंबर 2, ये इसके करने के बाद हमने सेफ सिटी के लिए बहुत ही एफर्ट करनी पड़ी, लेकिन जब मेरे ख़त्म हुआ टेन्योर 2 हफ्ते पहले हमने फेज़ 1 सीसी ये सेफ सिटी का अप्रूव करवा लिया। अच्छा, वो अब इफेक्टिव हो गया है, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया गया है एनआरटीसी को और ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम करेगी और वो कैमरे लगा रहे हैं जो दुनिया में टॉप के हाई रेजोल्यूशन है। और बल्कि अगर वो 4 महीने बाद लगाएंगे तो 4 महीने के अंदर जब वहाँ का सबसे जो टॉप का कैमरा होगा ना वो लगेगा। इतना अच्छा हमने सिस्टम कर लिया है। आई एम श्योर कि 2 साल में जब लग जाते हैं, अभी भी आप देखें कि 6 महीने में 1300 कैमरे ये लगेंगे, 2-3 हज़ार कैमरे पुलिस के पहले ही लगे हुए हैं, ये सब डॉवटेल हो जाएंगे। चलें जी, बड़ी अच्छी बात है। एक पूरे पॉलिसी के साथ, एक कंसेंसस के साथ और हमारी फोर्सेस जो हैं वो आगे बढ़ें, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें और ये ब्लेम गेम जो है इससे बाहर निकले। बहुत कुछ करना है इस मुल्क में, इस सूबे में अमन अमान के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज। नाज़रीन, अब एक वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक पे जाने के बाद हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि फॉर्मर चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के रहे, क्योंकि सऊदी हुकूमत के जो लोग यहाँ पर आए, उनके वज़ीर ख़ारजा यहाँ पर आए और उसके बाद अब कुछ अच्छी खबरें पाकिस्तान में सऊदीया की इन्वेस्टमेंट और जॉइंट वेंचर्स के हवाले से आना शुरू हो गई हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद इसके ऊपर बात करेंगे। वेलकम बैक। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद का दौरा पाकिस्तान, जिसे पाक सऊदिया स्ट्रेटजिक और तिजारती शराकतदारी के नए दौर के आगाज़ करार दिया जा रहा है। इस दौरे में बहुत ज़्यादा फोकस हुआ पाकिस्तान में इन ट्रू सेंस फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर आने का, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। और बात की गई पाकिस्तान की जो कौमी एयरलाइन है, इसके साथ पाकिस्तान की एयरपोर्ट और फिर मटियारी ट्रांसमिशन लाइन, उसके साथ साथ फर्स्ट विमेन बैंक, इन सब के अंदर जॉइंट वेंचर्स की बात हुई है। और ये स्टेटमेंट जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने अपना एक जो है इत्मीनान का भी इजहार किया, जो SIFC के हवाले से उनको ब्रीफ किया गया। और अभी इस वक्त मैं आपको बताऊं कि जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि बैरिक्स गोल्ड कॉरपोरेशन जो कि पाकिस्तानी कंपनी है, उसके माइनॉरिटी स्टेक्स लेने में सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान डील करीब आ गई है। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हलकों में ये खबर बड़ी गर्म कर रही है, बहुत सरगर्म है। उसके साथ साथ मनारा मिनरल्स इन्वेस्टमेंट कंपनी जो कि सऊदी सॉवरेन वेल्थ फंड के ज़ेरे इंतज़ाम काम कर रही है, वो भी रेकोडेक के गोल्ड एंड कॉपर प्रोजेक्ट्स में $1 अरब सरमायाकारी जो है वो उसके डील के करीब है।
बड़ी अच्छी इस वक्त ये खबरें आ रही हैं। हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि साबिक चेयरमैन हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के। बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कितनी अहमियत का हामिल है सऊदी आला वफ़द जो कि इस वक्त पाकिस्तान आया, और इस पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होराइजन के तौर पर किस तरह से आप देख रहे हैं इसे? जी देखिए, कोई भी अगर इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में इंटरेस्ट लेते हैं, ये खुशाइन बात है, क्योंकि एक मुल्क जो कि कर्जों के बोझ में दबा हुआ है, हमें डेस्परेटली लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो उसको तो मैं वेलकम करता हूँ। 5-6 बरस से सऊदी अरेबिया और बाकी ममालिक यहाँ अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं। अब अगर SIFC के प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको एतमाद आता है और कुछ ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं जिनका आपने जिक्र किया है, देखिए इन्वेस्टर जो है उसका एतमाद तब बहाल होता है जब एक सक्सेसफुल डील हो जाती है। फिर वो कहते हैं कि इस इकोनॉमी के अंदर अब हालात ऐसे हैं कि काम हो सकता है। तो अल्लाह करे कि ये कुछ इन्वेस्टमेंट्स जो है मटेरियलाइज हों। और मैं तो ये होप कर रहा था कि इस दफा कुछ अनाउंसमेंट होगी कि जी इतनी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में जा रही है, लेकिन इसमें कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं। ये जो इन्वेस्टर आता है उनको बड़ी अच्छी मजबूत कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो हमें चाहिए कि कंपनियों के बोर्ड्स को तगड़ा करें, प्रोफेशनल CEOs लगाएं, ताकि इन्वेस्टर, क्योंकि खुद अपने लोग नहीं भेज रहा ये, तो उनको एतबार आए कि ये सेफ हैंड्स में है। तो हमें सर हमारे जो लैकिंग है, सर हमारे पूरे सिस्टम के अंदर जो लैकिंग है उसको ज़रा पॉइंट आउट कीजिएगा। किस लेवल पे आप समझते हैं कि जनाब इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? हमने हमेशा वन विंडो ऑपरेशंस की बात की, लेकिन पाकिस्तान में चाहे वो टैक्स के निज़ाम हो या फिर वो जनाब हमारी जो सिविक एजेंसीज हैं उनसे परमिशन, ये जो रेट है इसमें बहुत पेचीदा इशूज़ हैं। तो SIFC के थ्रू तो सबसे पहले जो फैसिलिटेशन इन ट्रू सेंस यहीं पर होनी चाहिए। जी देखिए, इसके 4-5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप तो ये है कि हमें इन्वेस्टर को ऐसे इंसेंटिव्स या पॉलिसी देनी है जो हमारे कंपेटिटर से बेहतर हो, वियतनाम से बेहतर हो, कंबोडिया से बेहतर हो, हिंदुस्तान से बेहतर हो, ताकि वो कहें कि जी यहां पर अट्रैक्टिव रिटर्न है। फिर हमें उस पॉलिसी को प्रिजर्व करना है कि उसमें तब्दील ना आए, उसको कंसिस्टेंट रखें। यहां SIFC का रोल आता है कि जो आप कमिटमेंट दें उसको पाकिस्तान ऑनर करे। ये जो आप बात कर रहे हैं परमिशंस की और चीजों की, ये आती है जब आपने प्रोजेक्ट लगाना है या खरीदना है। वहां SIFC को रेड टेप को काट के उसको फास्ट ट्रैक करना है और वन विंडो देना है, ताकि इन्वेस्टर बेचारा को 38 परमिशंस मेरे जमाने में होती थी इन्वेस्टर की, जिनको मैं कर्टेल करने की कोशिश करता था। वो इन्वेस्टर भागे नहीं और उनको ना सिर्फ परमिशंस हो बल्कि वेलकम किया जाए। अभी तक तो ये था कि हम इन्वेस्टर को इतना फंसा देते हैं वो बेचारा दिल बर्दाश्त हो कि किसी और ज्यूरिसडिक्शन में चला जाता है। तो ये 3 चीजें। फिर जब प्रोजेक्ट चल पड़ता है तो एक बहुत मेजर चीज है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। आपने रेकोटेक देखा, कारके देखा, हमें वहां एक कमर्शियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सिस्टम चाहिए, ताकि इन्वेस्टर को एतमाद आए कि मेरा क्विकली डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाएगा। ये 4 फेजेस हैं जिस पे पाकिस्तान को अपनी सिस्टम को मजबूत करना है, ताकि उनका एतमाद बहाल होना चाहिए। अच्छा सर, हम जो बात कर रहे हैं रेकोटेक के हवाले से जो बात कर रहे हैं, और जो हिस्ट्री भी रही जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है वहाँ पे गोल्ड और कॉपर के जो रिजर्व्स हैं उनके हवाले से, तो ये जो इन्वेस्टमेंट जिस तरीके की आ रही है इसमें क्या होना चाहिए? क्योंकि बजाय इसके कि हम अपना रॉ मटेरियल बेचें, बेहतर तो ये है कि हम जनाब फर्निश गुड्स की तरफ जाएं, मेड इन पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट्स हमारी बूस्ट हों, तभी हमें फ़ायदा, अदरवाइज़ हमें फ़ायदा नहीं होगा इसमें। जी देखिए, पहली बात मैं क्लियर करता जाऊं कि सब इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। जो ऐसी इन्वेस्टमेंट आती है जो यहां कमाती है और डॉलर में कन्वर्ट करके बाहर ले जाती है, वो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन में सूट नहीं करती है। हमें तो प्रोडक्ट को डेवलप करके एक्सपोर्ट करना है ताकि हमारे पास डॉलर्स आए, हमारे पास टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, और हमें ऐसी इन्वेस्टमेंट चाहिए जो रोजगार के मौके भी बढ़ाए।
तो अब ये डीलिंग सारी के इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरिंग, कि अब डील को स्ट्रक्चर करते हैं, कितने फीसद पाकिस्तानी स्टाफ हायर होता है, कितनी प्रोडक्ट जो है मुख्तलिफ ममालिक में फिनिश करके वैल्यू ऐड करके बाहर जाती है। लेकिन अभी पहला स्टेप तो ये है कि सक्सेसफुली आप, जो मैंने अर्ज किया, आप इसकी प्रोफेशनल मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स बनाइए। सरकार की मिनिस्ट्रियों में आई एम अफ्रेड कि जैसे हमारा एसओईज का तजुर्बा है, वो काम अगर हम ना करें तो मेरी राय में बहुत बेहतर हो। ठीक, लेकिन इसके ऊपर क्या क्या फिर किया जाना जरूरी है, क्योंकि हमें जैसे आपने कहा कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए जो पाकिस्तान में आके डॉलर कमा के बाहर ले जाए, हमें अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मेड इन पाकिस्तान और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बूस्ट करे। तो इस पे कुछ कॉन्क्रीट काम हो रहा है पाकिस्तान में, आपकी नजर में है या नहीं? ये देखिए, ये जो G2G है ये एक डिफरेंट चीज होती है जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होती है। ये जो जितने ममालिक ने प्रोग्रेसिवली ग्रो किया है वो तो मार्केट बेस्ड इन्वेस्टमेंट होती है, जहां प्राइवेट सेक्टर जॉइंट वेंचर्स करता है। मसलन पाकिस्तान के पास पोटेंशियल है, बाहर से कोई टेक्नोलॉजी और पैसे लाता है, आप बनाते हैं किसी तीसरे मुल्क में या उसी मुल्क में एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब ये जो मॉडल है उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी तक मैं प्राइवेट सेक्टर को बहुत कम देख रहा हूं इन सारी गुफ्तगू में, डील में। असल चीज तो जहां देखें, हमारे 4 फिल्टर्स हैं। पाकिस्तान की फॉल्ट लाइन ये है कि ऐसा हमें इंडस्ट्री और सर्विसेज को बढ़ाना है कि रोजगार मिले नौजवानों को। दूसरी हमारा ये है कि हमारे पास बड़ा क्रॉनिक करंट अकाउंट डेफिसिट है, तो हम एक्सपोर्ट को 15% हर साल बढ़ा सकें। तीसरा ये है कि हम बेसिक चीजें बनाते हैं, हम उनको वैल्यू ऐड कर सकें, टेक्नोलॉजी आए। सही। ये 3 फिल्टर्स हर इन्वेस्टमेंट पे लगने चाहिए, तो पाकिस्तान की मईशत रिवाइवल की तरफ इंशाल्लाह जरूर जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हारून शरीफ, साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमारे साथ मौजूद थे। और यकीनन बहुत ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए पाकिस्तान में इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के दरवाजे खुले हैं वो किस तरीके की होगी और उसके खदोखाल क्या होंगे और कितना प्रोग्रेसिवली पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है अगर सही डायरेक्शंस में हो। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद चलेंगे, रुख करेंगे यूएई का, और दुबई के एयरपोर्ट पे जो फंसे हुए मुसाफिर हैं पिछले 3 दिन से, वहां पर बारिश की वजह से फ्लाइट ऑपरेशंस मुअत्तल हैं, क्या सूरत हाल है ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक। वेलकम बैक। और अब रुख करेंगे दुबई का, जहां पर तूफ़ानी बारिशों के बाद इस वक्त जो सूरत हाल है वहां की एविएशन इंडस्ट्री के हवाले से अगर बात करें तो हज़ारों की तादाद में मुसाफिर स्टक हो गए हैं, और जिनमें पाकिस्तानियों की भी अगर बात करें तो वो भी सैकड़ों में मौजूद है, जो कि पिछले 3 दिन से वहां पे फ़्लाइट ऑपरेशंस बंद हैं। और स्पेशली जो उम्रा ज़ायरीन थे जिनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स थी वो वहाँ पर बहुत ही मुश्किलात में हैं। क्या सूरत हाल है वहाँ पर ये जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ वहीं पर स्टक हुए जो है वो पाकिस्तान से ज़फ़र पराचा साहब भी मौजूद हैं, जो कि एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो पराचा साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये क्या पूरा मामला हुआ है, इसमें किस हद तक तूफ़ानी बारिशों को एक जो नेचुरल क्लामिटी है को जिम्मेदार करार दिया जा सकता है, और किस हद तक ह्यूमन मेड एक डिजास्टर आप इसे कहेंगे। क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं पिछले 3 दिन में, क्या कुछ वहां पर बीती है मुसाफिरों पे, और अब इस वक्त क्या पोजीशन है? देखिए जनाब, ये जो यहाँ पे दुबई में इस वक्त जो एक क़यामत की पोजीशन है, और जिसमें बारिश तो चलो हुई, कुदरती कहा था, लेकिन उससे ज्यादा इंसानी वजूहात है, जिसको कहते हैं ना मैन मेड डिजास्टर है ये। क्योंकि जो दुबई है, जो गवर्नमेंट है, वो वसाइल से भरपूर मुल्क है, और कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बद इंतजामी नहीं है कि ये लोग मुसाफिरों को सहूलत मुहैया ना कर सके। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि ये कुछ जानबूझ के इसको किया जा रहा है, और वो इस तरह कि एक तो दुबई हुकूमत की तरफ से कोई सहूलत नहीं है, पाकिस्तान हुकूमत का कोई नामो निशान नहीं है, और जो एयरपोर्ट इंतज़ामिया है उनकी तरफ से कोई ताउन नहीं है, बल्कि उनका रवैया बहुत सख्त और जालमाना है। यानी कि अगर हम उनके काउंटर्स पे लग रहे हैं बॉडी कार्ड के लिए तो 5-5, 6-6 घंटे लग रहे हैं लाइन में। यानी कि एवरेज एक मुसाफिर को
सिंगल बॉडी गार्ड देने के अंदर तकरीबन आधा घंटा लगा रहे हैं। और अगर उनके पास जो 20 टर्मिनल्स हैं कंप्यूटर के तो या 15, तो उसमें 2 लोग बैठे हुए हैं और वो भी इंतहाई मर्जी से हंसी मजाक करते हुए काम कर रहे हैं और उठ के चले जाते हैं। कोई फिक्रमंदी, कोई दर्दमंदी, कोई हमदर्दी के आसार नहीं है। और जो खाने पीने की जो अशियाँ हैं वो तकरीबन ख़त्म है एयरपोर्ट पे। एक मिसाल दूंगा मैं कि जो 250 मिलीलीटर की पानी की बोतल है वो 20 दिरहम की मिल रही है। और लोग जो ख़ास तौर पे उम्रा ज़ायरीन है, ज़्यादातर बड़ी उम्र के लोग हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही कि हमने कहाँ जाना है, क्या करना है। उनको तो क्या, हमको समझ नहीं आ रही। कभी वो कहते हैं जी आप गेट नंबर 20 पे चले जाएं, कभी कहते हैं गेट नंबर 1 पे चले जाएं। हर थोड़ी देर के बाद आप अगर इंक्वायरी बोर्ड पे देखें तो स्टेटस चेंज हो रहा है, फ्लाइट डिले हो रही है या कैंसिल हो रही है। यानी कि ऐसा लगता है कि जानबूझ के टाइम बाय किया जा रहा है और वक्त को धकेला जा रहा है। तो इसमें उनकी विल नजर नहीं आती कि लोगों को सहूलत मुहैया करने में। जो बड़े बड़े दावे हैं कि दुबई सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क है, सबसे तरक्की याफ्ता यहाँ पे ट्रेन हैं और फलाना है, हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि जिस पे उन्होंने को लोगों को आसानी देने की बात की हो। बल्कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल का फासला 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पैदल चल के जाना है। और मैंने ये भी देखा कि बहुत से फॉरेनर्स हैं जो कोई इंग्लैंड के, कोई कनाडा के, वो लोग डिप्रेशन में रो रहे हैं, चीख रहे हैं, उनका भी कोई नहीं पूछ रहा। फिर मेरे सामने एक खातून है, उनकी बेटी के इंतकाल की खबर आई पाकिस्तान से। वो रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन इन लोगों ने एक नहीं सुनी और उनको रवाना नहीं किया। फिर उन्होंने उसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर या स्काइप के ऊपर अपनी बेटी का दीदार भी किया और उसकी तजहीज़ और तकफीन भी देखी। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये इंसानी अलमिया ने जन्म लिया, अगर खुदा ना करे पाकिस्तान में होता तो आप देखते हज़ारों रज़ाकार और हज़ारों फैमिलीज़ खाने लेके और दवाइयाँ और डॉक्टर वहाँ पहुँच जाते। जैसे कि आप देखते हैं कि पाकिस्तान में लाखों लोगों को रोज़ खाना मुहैया होता है। यहाँ कोई ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिली, ना इंसानियत, ना खिदमत, ना कोई रज़ाकाराना तौर पे कोई चीज़ हमको ना इस्लामी तौर पे नज़र नहीं आई। और इंतहाई सफाकी और सख्त दिली, संग दिली देखने में आई। फिर जो यहाँ पे लोग बीमार हैं और उनके पास दवाएं उनकी अगर लगेज में हैं तो वो भी एक बड़ा अलमिया है लोगों के साथ। और इतना जानबूझ कर दौड़ाया जा रहा है, उनको पता है ये फ्लाइट नहीं जानी, लेकिन लोगों को एक लाइन में दूसरी लाइन में, यानी कि लोगों को इंगेज रखें जैसे कि जो खराब हुकूमतें करती हैं, वो ये चीज़ हमको देखने में आई। और अब ये पोजीशन है कि अगर कोई वो वाउचर एयरलाइन देती भी है कि आप ये जाके खाना वहाँ ले लें, तो होटल वाला कहता है जी ये मेरे पास तो खाना ख़त्म हो गया। तो ऐसा, और वो खाना भी ऐसा है कि एक आदमी का पेट ना भरे, लेकिन वो भी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। वो भी सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है, वो जी वाउचर के अंदर स्कैन करें और निकालें। तो नॉर्मली लोगों को इतना हमारे यहाँ काम नहीं आता। तो मेरी आपसे अपील है कि जो ये इंसानी इस वक्त अलमिया ने जन्म लिया है खुद साख्ता, क्योंकि यूएई गवर्नमेंट के पास वसाइल बेइंतहा है, अगर वो चाहें तो इससे कहीं ज़्यादा कर सकते हैं। तो वो लोगों को देखें, उनको ईज़ करें, उनको रिहाइश दें होटल में, या उनकी जो इमरजेंसी है मेडिकल की वो देखें। बहुत लोगों का बुरा हाल है, और क्योंकि इतनी बड़ी एयरपोर्ट्स हैं और इतने मुख्तलिफ टर्मिनल्स हैं कि हमारे जैसे लोगों को समझ में नहीं आ रहा हमने कहाँ जाना है। कभी वो एक तरफ दौड़ाते हैं, कभी दूसरी तरफ दौड़ाते हैं, कभी की। अब मैंने आज का जो अपना कल की फ्लाइट मुझे मिली है, जो मैंने बोर्डिंग कार्ड लिया है, 8 घंटे लाइन में लग के लिया है, 8 घंटे। तो ये कौन सा इमिग्रेशन है, कौन सी बोर्डिंग है, कौन सा तरीका कार है कि आप 100-150 लोगों के, 300-400 लोगों को जो बोर्डिंग कार्ड दे रहे हैं 8-8 9-9 घंटे में दे रहे हैं। तो इसका मकसद है कि ये तो सब प्लान के मुताबिक है कि जी ये जो है इस तरह होके निकल जाए और लोग ठंडे हो जाएं और अब बिल्कुल अब मरने वाले हो जाएं। तो बहुत बुरे हालात हैं। तो आप लोगों से दरख्वास्त है, हुकूमत से दरख्वास्त है, इस चीज़ को हाईलाइट करें। अगर कोई और मुल्क होता ठीक है, बारिश हो गई, एक अलमिया आ गया, लेकिन
जो इंसान के करने वाले काम है, जो कोशिशें हुकूमतों की वो होनी चाहिए, वो हमें नजर नहीं आएंगी। बल्कि नजर आना तो दूर की बात है, नेगेटिविटी नजर आई है बहुत ज्यादा। पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क को अगर आप देखते हैं कि खुदा ना करे कोई ट्रेन का हादसा हो जाए तो पूरे गांव के गांव और इलाके के इलाके अपने खाने पीने लोगों को लेके आ जाते हैं रजाकाराना तौर पे। लेकिन ये मुझे इस तरक्की की समझ में नहीं आई कि जहां इंसान की, इंसानियत की कोई वैल्यू ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र पराचा साहब, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हम भी दुआ करेंगे कि हालात जल्द अज जल्द बेहतर हों और तमाम मुसाफिर बखैर आफियत अपनी अपनी मंजिलों पर पहुंच जाएं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।